मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बासुदा के पठारी लाल में कल रात पेश आए दर्दनाक हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। एसडीआरएफ और मकामी इंतजामिया के साथ जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भोपाल मंत्रालय में काबीना वजीरों और आला हुकाम के साथ मीटिंग की और वर्चुअल तरीके से ड्रोन से की जा रही निगरानी का विजुअल भी देखे। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी ताकि कुएं के मलबे में जो लोग दबे हैं उनको निकाला जा सके। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गंज बासुदा हादसे में 4 लोगों की मौत और 8 लोगों के लापता होने की बात कही है। हुकूमत की जानिब से महलूकीन के वर्सा के लिए 5 लाख और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीड़ादायी प्रसंग है। एक बच्चा खेलते हुए कुएं में गिर गया। दूसरे बच्चे ने जब लोगों को सूचना दी और वो दौड़े आए, उसके बाद यह घटना घटी। कुएं का धसकना 1-2 बार उससे अभी 3 बॉडियां बरामद हुई, चौथी भी निकलने को है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। पूरी रात रेस्क्यू चला है। प्रशासन के अधिकारी पूरी रात वहीं रहे हैं। हृदय प्रदारक घटना है। मौत के लिए वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपया और मृतक को और 50,000 रुपया घायलों के लिए दिया है। एडीजी, कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीआरएफ, डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं बीमारों का, संबंधित सारे कर्मचारियों से बात की है। हम लोग कटिबद्ध है कि ये ऑपरेशन जल्दी पूरा हो। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी 3 सब मिले हैं। हमने तय किया है कि पीड़ित मृतकों के जो परिवार हैं उनको तत्काल 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। 50-50 हज़ार रुपए की राशि उनको देने का फैसला किया है। इलाज के लिए और कोई जरूरत होगी तो वो भी पूरी करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है और आगे भी जो जरूरत होगी उन परिवारों को की हम पूरी करेंगे। लेकिन अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि हम इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी पूरा करके लोगों को निकाल लें। ईद उल अजहा में खुसूसन बड़े जानवरों की कुर्बानी के ताल्लुक से इजाजत न देने और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह न करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जदाश्त दाखिल की गई है। अर्जदाश्त में कुर्बानी की इजाजत और इस ताल्लुक से दीगर सहूलियात का मुतालबा किया गया। अर्जदाश्त बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने दाखिल की गई है। अर्जदाश्त में मौजिज़ जजों से फरीज़े कुर्बानी की अदायगी और 3 रोज़ कुर्बानी के लिए देवनार मिज़बाह में हिफाजती बंदोबस्त और दीगर इंतजामात किए जाने का मुतालबा किया गया है ताकि कुर्बानी का गोश्त लाने और ले जाने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही कुर्बानी करने और 2 अफराद को मिज़बाह में जाने की इजाज़त का मुतालबा किया गया है। कानपुर में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। शहर काजी और ईदगाह इंतजामिया की मीटिंग के बाद फैसला किया गया। हालांकि इससे काबिल इंतजामिया और शहर काजी के दरमियान हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया था कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। ईदगाह इंतजामिया ने फैसला लिया है कि लाखों की तादाद को काबू में करना मुश्किल होगा, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। कानपुर में बकरीद की नमाज को लेकर इंतजामिया से एक बैठक हुई और उसमें तय हुआ था कि शायद इस बार ईदगाह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
नमाज होगी, लेकिन ईदगाह कमेटी और शहर काजी साहब ने मीटिंग की, उसके बाद कुछ बातचीत हुई, कुछ फैसले हुए। आइए जानते हैं कि क्या बातचीत हुई और नमाज होगी या नहीं होगी बकरीद की ईदगाह में। काजी साहब, क्या मीटिंग में तय हुआ? देखिए, ऐसा है कि अभी 4-5 दिन पहले हमारी बैठक हुई थी आला अधिकारियों से, तो उस बैठक में फिर इस नतीजे में पहुँचे थे कि नमाज ईद उल अज़हा ईदगाह के अंदर होगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। यानी अगर जो है उसमें कुछ 100 आदमी की सब अगर बनती है तो 50 हो जाए, 50 की है तो 25 हो जाए, इस तरीके से तो मैंने उसमें ऐलान भी कर दिया था। लेकिन मैंने खुद संजीदगी से बैठ के गौर किया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी हम शायद ईदगाह में ना करा पाए, तो उसमें फिर लाखों का मजमा दिख रहा है, लोग उत्साही कैफियत के साथ बैठे हुए शहर में बेचैन हैं। इधर 3-4 नमाज़ें ईद और बकरीद की नहीं पढ़ पाए लोग, जो नहीं भी जाते तो वो भी तैयार बैठे। इससे लगा कि कई लाख का मजमा हो सकता, हम काबू नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो जिम्मेदारी ओढ़ी है, जो वादा किया है, उसको निभाते हुए अपने आप को पा नहीं रहे हैं, कासिर पा रहे हैं, मजबूर पा रहे हैं। फिर हमने ईदगाह कमेटी से बैठक की, मशवरा किया, उनके ज़िम्मेदारों से बैठक की, ईदगाह के इमाम से बैठक की, मैंने मशवरा किया। तो हम लोग आपस में अब यही सहमति हुई है कि भाई देखिए, ऐसा है कि जो वादा किया है हम लोग उसको शायद पूरा न कर पाए और इसमें हम नाकाम अपने आप को पा रहे हैं। आफियत बेहतरी इसी में है कि कोरोना की तीसरी लहर भी सर पर मुसल्लत है, महामारी जो आने के ख़तरात नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग इस नतीजे पहुँचे कि इसको फौरी तौर पर मुलतवी कर दिए जाए। इस साल भी ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो ईदगाह में ना पढ़ी जाए, बल्कि मसाजिद में जैसे हम पढ़ते थे आमतौर से पढ़ते चले आ रहे हैं, वैसे ही पढ़ कर के अपनी ज़रूरत को हम पूरा कर लें। आइंदा अल्लाह करे ये महामारी ख़त्म हो जाए और हमें ईद उल फितर और बकरीद सारी नमाज़ें पढ़ने के अल्लाह हमें तौफीक दे। मैं अपनी आवाम से और ख़वास से, छोटों से, बड़ों से माज़रत के साथ ये अपील करता हूँ कि मैं अपने आप को कासिर और मजबूर पा रहा हूँ और इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि हम जो है आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के साथ शायद हम ना पढ़वा पाएँ और उस पर हुकूमत को या अधिकारियों को एतराज़ात हों, इससे पहले कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए। समझदारी अक़लमंदी का तरीक़ा यही है। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कि ईद उल अज़हा की नमाज़ अपनी अपनी मसाजिद में पढ़ें। तो जिस तरह से आपने देखा कि काजी साहब का साफ तौर से कहना है कि क्योंकि वहाँ लाखों के तादाद में लोग पहुंचेंगे, उनको काबू कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए इस बार भी ईदगाह में नमाज नहीं होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक में दिन के औकात में नाफिज लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन ज्यादातर आवाम के लिए रोजी रोटी का मसला अब भी बरकरार है। इस सूरत हाल को देखते हुए बेंगलुरु में अंजुमन अंसार और सदा इत्तेहाद तंजीम के तहत 1000 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। शहर के मंगमन पालिया इलाके में मस्जिद बिलाल के आसपास रहने वाले हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के मुतासरा खानदानों में इमदाद तकसीम की गई। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन और साबिक रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने सदा इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, अंजुमन अंसार के सदर सैयद सरदार की समाजी खिदमात की सताइश की। इत्तेहाद और अंजुमन अंसार की तरफ से हमें ये हर इंसान को ये किट देने का मुहिम शुरुआत करके है। सब लोगों को, हिंदू मुसलमानों को भेदभाव नहीं से हर इंसान को हमें ये किट देने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह और आगे बढ़ के काम करेंगे। सदा इत्तेहाद से और अंजुमन अंसार से काम करते रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप तमाम लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो डेली वेजर्स थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, गरीब लोगों को बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको दिहाड़ी उनकी मिलती नहीं थी। सुबह में जाके शाम में काम करके आने वाले लोग थे, काम नहीं रहने की वजह से, पैसा नहीं रहने की वजह से कुछ खरीदारी भी नहीं हो रही थी, मार्केट भी बंद थे। इन्होंने अपने पे लेके लोगों के घर घर खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, तरकारी पहुंचाने का काम किए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी, क्योंकि अभी भी लोगों को काम नहीं मिल रहा, इन्होंने अपनी तरफ से कई हजारों लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके और राशन और तरकारी बांटने का इन्होंने काम किया है। खानदानी मनसूबाबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। भोपाल रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खानदानी मनसूबाबंदी को मजहबी रंग देते हुए जहां इसके कानून बनाने की वकालत की, वहीं उन्होंने बंगाल में सियासी मफाद के लिए घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाकर वोट हासिल करने की भी बात कही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने तंज करते हुए कहा कि जिनके बच्चे होते हैं उसे ही बच्चों का सुख होता है। और आरिफ मसूद का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने खानदानी मनसूबाबंदी और सरकारी मराद हासिल करने पर कानून 2001 में बनाया गया था। उस वक्त उसी बीजेपी के लोगों ने न सिर्फ मुखालफत की थी, बल्कि 2005 में शिवराज सिंह हुकूमत ने इस कानून को मनसूख कर दिया था।
सुविधाएं दो, लेकिन इनके पास बाद में पहुंचती लोग राजनीति कर करके उनको पाल रहे हैं और वोट ले रहे हैं, जो जहाँ की हैं ही नहीं। उनके राशन कार्ड बंगाल में देखिए, है ना, वहाँ राशन कार्ड बनवा दिए, उनके दम पे आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश की ही जनता होगी तो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। ये तमाम प्रकार के लोग जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये यहाँ पल रहे पुस रहे हैं, देशद्रोही हैं ये लोग, और उनको यहाँ राशन कार्ड बनवा दिया, इनको यहाँ फैला दिया। भोपाल में मैंने जानकारी हुई मुझे कि भोपाल में भी रोहिंग्या आ चुके हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, ये समझ में नहीं आया, लेकिन जिसके बच्चे होते हैं वही जानते हैं, बच्चों का सुख उनको पता है। लेकिन साथ में नहीं है, साथ में जाहिर इसीलिए हम कह रहे हैं उनसे ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए तो फिर उमा भारती जी उनसे बड़ी साध्वी है, उन्होंने पहले ही इस चीज का विरोध करा और उसके विरोध करने के बाद ये कानून वापस भी हुआ 2005 में। और हम इनको माने उनको माने, इस पर तो ये भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। नाम बदलने की सियासत भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के उस बयान से शुरू हुई है जिसमें उन्होंने रेलवे की सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा में मामला उठाने की बात कही है। वाज़ेह है कि भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात कही है। 6 माह कबल भी बीजेपी लीडर प्रभात झा ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की पैरवी की थी। वाज़ेह है कि स्टेशन की तामीर 1905 में की गई थी। इब्तिदा में इसका नाम शाहपुर था। 1979 में जब रेलवे ने हबीबगंज स्टेशन की तोसी की और रेलवे को जमीन कम पड़ी तो भोपाल के हबीब मियां ने रेलवे को मतलूबा जमीन मुफ्त में फराहम की थी और रेलवे ने रेलवे हबीब मियां के ताउन पर स्टेशन का नाम हबीबगंज रखा था। ये दिल्ली के हेड ऑफिस से इसका निर्णय होता है, इसलिए यहाँ से मैं आज जानकारी लेकर के जा रही हूँ और दिल्ली जा कर के बड़े अधिकारियों के साथ दिल्ली में हेड ऑफिस में मैं चर्चा करूँगी और जो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसकी मीटिंग में भी ये विषय रखूँ। मध्य प्रदेश में नामों को बदलने की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक अगर हम पिछले साल भर की बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जिनको बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के जरिए की जा चुकी है। ईदगाह हिल की बात करें, हलाली डैम की बात करें, लाल परेड ग्राउंड की बात करें, या फिर जो है लाल घाटी की बात करें, या फिर इस्लाम नगर की बात करें, इन तमाम नामों के साथ साथ अब हबीबगंज स्टेशन को बदलने की सियासत ने जोर पकड़ लिया। पहले जो है प्रभात झा के जरिए इस बात की गई, अब भोपाल के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में इस मामले को ले जाने और राज्यसभा में ले जाने की बात की जाए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब। हाजी साहब, इस मामले को कैसे देखते हैं, नामों के बदलने की सियासत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये खुली हुई फिरका परस्ती है और हर मौका पर जो फिरका परस्तों को जो समझ में आता है वो करने लगते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जहां तक ताल्लुक है वो बहुत बड़े आदमी थे और भारत रत्न थे, मुल्क के वजीर आजम थे, तो उनके नाम पर बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं, कॉलेज बनाए गए हैं, बहुत सारे तालीमी इदारे बनाए गए हैं। हमारा उन पर कोई एतराज नहीं है और कोई चीज उनके नाम पे की जाएगी हम उसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। पूरे शहर बनना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पर। लेकिन भोपाल का जो कदीम एक स्टेशन है जिसका नाम हबीबगंज है, वो हबीब मियाँ के जरिए दी गई जमीन पर कायम है और एक हबीब मियाँ छोटे से गांव के आदमी थे, उनके नाम पर क्योंकि उनकी जमीन उस स्टेशन में चली गई थी, उन्होंने दे दी थी, तो इसलिए वो नाम हबीबगंज पड़ गया। अब क्योंकि हबीब से ताल्लुक है तो इसलिए नाम बदलना है। तो एक गहरी साजिश बहुत अरसे से चल रही है। कभी तो ये ऐलानिया तौर पर नाम बदलने की बात की जाती है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे नाम गैर ऐलानिया तौर पर भी साजिश के तौर पर बदल दिए गए। जैसे मैं बताता हूं, एक शहर का नाम था मोमिन बड़ौदिया, तो मोमिन बड़ौदिया को मुसलमान मोमिन बड़ौदिया लिखते हैं क्योंकि वो मोमिन बड़ौदिया ही है, लेकिन उसको मोहन बड़ौदिया कर दिया गया साजिश के तौर पर। इब्राहिमगंज को रामगंज लिखने लगे। शिमला हिल, शिमला बोलते हैं जो साफे के ऊपर शिमला होता है, पुराने जमाने में जो पगड़ी बांधा करते थे, तो यहाँ क्यों भोपाल की पहाड़ी बहुत ऊंची पहाड़ी है, वो शिमला हिल है, तो उसको श्यामला हिल कर दिया गया। अजीब तरह की सूरत हाल है। इससे न मुल्क की तरक्की होगी न मुल्क का भला होगा। मील के पत्थर उखाड़ने से तो मुल्क तरक्की नहीं करता कि मील के पत्थर उखाड़े जाएं और किलोमीटर के पत्थर लगाए जाएं। यही सूरत हाल हो रही है।
कभी कहते हैं ईदगाह हिल का नाम बदल दीजिए, कभी जो है यहाँ का बस स्टैंड है उसका नाम बदल दीजिए, लाल घाटी को बदल दीजिए, हर चीज को बदलने की बात करती है और फिरका परस्त की साजिश होती है। बात सिर्फ हबीबगंज नहीं बल्कि मुसलमानों के तशख्खुस को खत्म करने की जो साजिश चल रही है उस पर जमीयत उलमा ने अपने सख्त मौक़िफ़ का इज़हार किया और उनका कहना है कि अवामी बेदारी के साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो अदालत से भी रुजू किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी तालिबान और अफगान फोर्सेस की जंग में जाँ बहक हो गए हैं। अफगानिस्तान के कंधार में फौज के साथ दानिश सिद्दीकी थे। पुलित्जर अवार्ड याफ्ता दानिश सिद्दीकी की मौत की अफगान सिफारतकार ने तस्दीक कर दी है। सिफारतकार फरीद मोमनजई के मुताबिक फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी कंधार में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान जंग में जाँ बहक हो गए हैं। वाज़ेह है कि दानिश सिद्दीकी हिंदुस्तान में रॉयटर्स से वाबस्ता थे। दानिश सिद्दीकी को कई बैनुल अक़वामी अवार्ड मिल चुके हैं। कोरोना के दौरान बहुत सारी तस्वीरों के जरिए दानिश ने दुनिया की तवज्जो खींची थी। और आइए इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है अनिल तुरिगुनात साहब, जो कि साबिक सिफारतकार भी हैं। अनिल जी, जिस तरह से दानिश की ये मौत की खबर काफ़ी दुख भरी है हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिस तरह से तालिबान और अफगान के बीच लड़ाई चल रही है, अमेरिका ने वार्निंग दी है। एक तरह से साबिक सदर जो बुश हैं उन्होंने कहा कि फौज को हटाना, अमेरिकी फौज को, ये बहुत गलत साबित होगा के लिए। कैसे देखते हैं इस बात को और दानिश की इस मौत को? देखिए, सबसे जो दुख की बात यह है कि वो भारतीय हैं। दूसरे ये कि दानिश सिद्दीकी और वो एक बड़े माने जाने जर्नलिस्ट थे, पुलित्जर प्राइज भी उनको मिला हुआ था और बड़े बहादुर किस्म के इंसान होते हैं जो लड़ाई के दौरान वॉर में जो जर्नलिस्ट होते हैं, फोटो जर्नलिस्ट कहिए या वीडियो जर्नलिस्ट कहिए, जो एम्बेडेड माने जाते हैं फोर्सेस के साथ में और बिल्कुल लड़ते ही नहीं है, बट वो खाली बाकी सब कुछ स्क्वाड करते हैं, तो वो बड़े बहादुर लोग होते हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। दूसरा चीज ये कि बड़े दुख की बात है हमारे भारतीयों के लिए भी एक बात कि ये एक हमारा रिसेंटली मतलब एक इंडियन कैजुअलिटी हुई है इस वॉर में जो अफगानिस्तान में हो रहा है जी। लेकिन ये इससे ये पता लगता है कि देखिए कंधार एरिया जो है जहाँ से कुछ दिन पहले हमने अपनी भारतीय कॉन्सुलेट के लोगों को 50 लोगों को निकाला था जी, वो सिक्योरिटी के तरीके से ही निकाला था। सिक्योरिटी बहुत खराब हो गई है वहाँ पे, जहाँ पे तालिबान पूरा फोर्सिबली जो है उस जगह को लेना चाहते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है जो अफगान फोर्सेज हैं। तो इससे जो अमेरिका के जाने के बाद जो सडनली एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है वहाँ पे, सिक्योरिटी वैक्यूम जिसको कहेंगे, उससे मैं समझता हूँ कि अभी हालात और भी ज्यादा खराब होने की चांसेस हैं। जी अनिल जी, फौज आपस में ये लड़ाई फौज और मिलिटेंट्स की है, तालिबान के और अफगान की लड़ाई में अब जर्नलिस्ट महफूज नहीं है, तो सरकार को यहाँ से क्या कुछ कदम उठा सकती है सरकार अफगानिस्तान के ताल्लुक से? देखिए, अफगानिस्तान की सरकार जो है वो इस वक्त अपने आप को बचाने में भी लगी हुई है। देखिए, वहाँ पे इंटरनल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा हैं वहाँ की सरकार में भी आपस में। तो अभी उनकी तालिबान के साथ बातचीत चल रही है। तालिबान ने 3 महीने का ऑफर भी दिया है सीज फायर का। लेकिन आप एक बात ये देख लें कि तालिबान भी कोई मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो और बहुत सारे जो, जहां तक भारतीय चीजों की बात है मैं कहूंगा वहां पर हमें प्रॉब्लम तालिबान के साथ शायद इतनी ना भी हो, लेकिन वहां पाकिस्तान बेस्ड बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स, जो भारतीय ठिकानों पर, जैसे हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुई या भारत का सलमा डैम के ऊपर अटैक करने की बात थी, तो वो ये सब चीजों में उनका हाथ ज्यादा नजर आता है, बजाय इसके कि तालिबान खुद ये कर रहा हो भारत के खिलाफ। क्योंकि अभी तालिबान कोशिश किसी तरह से कर रहा है कि भारत उससे खफा ना हो जाए। तो ये मैं समझता हूं कि भारत की सरकार को भी अपने जितने जो हमारे 18,000 17,000 जितने भी लोग वहां पर हैं सबको निकालना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अफगान सरकार की जितनी भी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो करना सकते हैं इसको बीच में, चाहे डायलॉग के जरिए, क्योंकि इंट्रा अफगान डायलॉग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बाहर की कोई फोर्स उसको रोक नहीं सकती। हमने देख लिया सोवियत यूनियन हार के चला गया वहां से, हमने देख लिया अमेरिका भी बाहर हार के बाहर निकल गया। तो बाहर के लोगों के तो बस की बात वहां उसको स्टेबलाइज करना है नहीं तो सिर्फ डायलॉग के जरिए ही ये सब बात हो सकती है। और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर तालिबान में थोड़ा सा सेंसिबिलिटी है और वो वाकई में ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल एक्टर की तरह बात करना चाहते हैं,
तो शायद कुछ होप है, नहीं तो सिचुएशन खराब होने का बहुत चांस है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस पूरी बातचीत और ये तजवीज़ रखने के लिए कि बहरहाल बातचीत के जरिए मामला हल हो सकता है। आखिरकार दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान जो जंग है उसमें वो जाँ बहक हो गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा की गाइडलाइंस ईदगाहों या खुली जगहों पर अदा नहीं की जाएगी। ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिद में 50% नमाजियों के साथ पढ़ी जा सकती है। आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, ईदगाहों और खुले मैदानों में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आंध्र प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस आ चुकी है और ईदगाहों या खुली जगहों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। मस्जिद में 50% नमाजियों के साथ कोरोना गाइडलाइंस और उसके जो कवायद हैं उसके तहत नमाज अदा की जा सकती है। यानी आंध्र प्रदेश में ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों में अदा की जाएगी, वो भी 50% नमाजियों के साथ कोरोना कवायद के साथ। ईदगाहों और खुली जगहों में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है।